टकराते हैं, जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। निकलो बाहर मकानों से, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बड़े भैया जिंदाबाद, बड़े भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से। भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे की नगारों की, भीम आर्मी सेना की, अरे की नगारों की, भीम आर्मी सेना की। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मरे मरे पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जय भीम, जय भीम। आगे और लड़ाई है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद। सम्मान में बाहर मकानों से, जंगल बेईमानों से, बाहर मकानों से, जंगल बेईमानों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं चलेगी, यदि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूर दूर हो जाएगा। चलो चलो, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी। बस धीमे 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 धीमे। भीम आर्मी जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंगल बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंगल बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंगल बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंगल बेईमानों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
चलेगी नहीं चलेगी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी जय 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 भीम जय भीम जय 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 भीम भीम आर्मी जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद बड़े भैया जिंदाबाद बड़े भैया जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद भीम आर्मी निकलो बाहर मकानों से निकलो बाहर मकानों से निकलो बाहर मकानों से जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद निकलो बाहर मकानों से निकलो बाहर मकानों से जय 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 भीम जय भीम अभी तो ये लड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है योगी तेरी तानाशाही योगी तेरी तानाशाही योगी तेरी तानाशाही योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी निकलो बाहर मकानों से अरे किने करेगी बीमारी से रोगी अरे किने करेगी बीमारी से रोगी निकलो बाहर मकानों से निकलो बेईमानों से बेईमानों का राज बदल लो बेईमानों का राज बदल लो लड़ने भड़नों की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी लड़ने भड़नों की सरकार योगी तेरी तानाशाही योगी तेरी तानाशाही चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद अरे जय 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 भीम जय 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 भीम भीम आर्मी भीम आर्मी भीम आर्मी बिना रतन सिंह बिना रतन सिंह अच्छा 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भुल्ला जय भीम जय भीम जय भीम जय ताऊद जय भीम जय भीम जय भीम अच्छा 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 जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 आंधी मिला तक जिंदाबाद 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 आंधी मिला तक जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद 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 राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद 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 अब देखो देखो कौन आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया देखो देखो कौन आया शेर आया निकलो बाहर मकानों से निकलो बाहर मकानों से जय 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 भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे साहब अमर रहे देखो देखो कौन आया बिना भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद आर्मी जिंदाबाद
देख रहे मोबाइल चांद बाग मारी है आज तक माची मारी और नाम चांद बाग मारी है। समझोगे नहीं तो उनको समझा नहीं पाओगे, और जब उनको समझा नहीं पाओगे तो उनके अनुयायी कहलाने का कोई फायदा नहीं। माननीय विनय जी और कौशल वाल्मीकि जी, आज अगर हम सभी लोग ये सम्मानित जीवन जी पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण बाबा साहब आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय विनय जी वह व्यक्ति है करने के बाद मंच की लोगों को ध्यान रखेंगे और चावल का कार्यक्रम कर देंगे। जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई बहन मैं आमंत्रित करता हूँ अपने लोगों को मेरे दायित्व बीमा सुरक्षा मैं आमंत्रित करूँगा कि आपको कि मेरे भाई सुरक्षा राहुल पंडित जी आए और मंच की सुरक्षा और मैं आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग जो माननीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करता जाए और माल्यार्पण करता जाए वो अपना स्थान ग्रहण कर ले, ताकि कार्यक्रम में पहले ही काफ़ी विलम्ब हो चुका है और विलम्ब ना हो। बहुत दूर दूर से 80-80, 90-90, 70-70 किलोमीटर और 100-100 किलोमीटर दूर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए हैं। तो मैं निवेदन करूँगा चित्रकूट मंडल की टीम से, आकाश रावण जी की जो टीम है जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सब लोगों को उचित स्थान ग्रहण करने शिक्षा की कमी के कारण शोषण हो रहा है और हर जगह हमारे बहन भाइयों का और हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जाता है। तो कहना चाहता हूँ जो समय चला गया वो बुजुर्गों का अपमान किया जाता था। अगर आज हमारे महापुरुषों को और बुजुर्गों का अपमान किया गया तो आज ईंट का पत्थर कर दिया जाएगा, जो भाषा में समझेगा कि भाषा में दिया जाएगा। और भी मांगे पूरे भारत में हर जगह हर गली पूछे में तैयार खड़ी है और इसी तरह समय कम होने के कारण मैं अब मैं हमीरपुर जिलाध्यक्ष संदीप वाल्मीकि जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। संदीप वाल्मीकि जी। हम सब लोग के बीच आज मौजूद है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ये वो नाम है जिसका नाम पूरी दुनिया के लोग मानते हैं।
आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके दिए हुए अधिकार को खत्म करने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों के लिए बाबा साहब अपने बेटे संघर्ष करके गए, जिन लोगों को अधिकार दिला के गए, जिन लोगों को संविधान से ज्यादा लाभ हुआ, वो लोग आज कितने एक है। वो लोग अपने संविधान के लिए, अपने अधिकार के लिए कितनी ताकत से करना पा रहे, कितनी ताकत से लड़ पा रहे, ये सोचने वाली बात है। सोचिए कि जहां संविधान में मूलभूत सुविधाएं तो दी गई थी, आजादी के 70-75 साल बाद उन सुविधाओं के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। सोचिए आज हम लोगों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा, आज बैंकों के सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो सोचिए कि आज जो लोग सत्ता में है, जो लोग संविधान को चला रहे हैं, उनकी नीयत, उनके इरादे अच्छे नहीं आपके संविधान के लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए। एक चीज सबको माननी पड़ेगी कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान देकर चले गए, अधिकार देकर चले गए, लेकिन ये देश क्योंकि जातियों से भरा हुआ देश है, ये देश जातियों से भरा हुआ देश है, धर्मों से भरा हुआ, पंथों से भरा हुआ देश है। यहाँ व्यक्ति से ज्यादा उसके धर्म और उसकी जाति की पूजा होती है। व्यक्ति से ज्यादा उसकी धर्म और जाति को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ लिंग के आधार पर फैसले होते हैं, ये महिला है, ये पुरुष है, कि ये महिला है, ये पुरुष है। हम भी उन जातियों के लोग हैं जो सदियों इस देश में अछूत रहे हैं, ना जाने कितने हजार साल अछूत हम लोग रहे। भारतीय इतिहास को जब पढ़ते हैं तो पता लगता है भारत में दो एक ही आंदोलन रहा है, अगड़ों का और पिछड़ों का आंदोलन। अगड़े वो लोग जो सामंती व्यवस्था को प्रभावी रखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक लोग उनके गुलाम बनकर रहे। पिछड़े वो लोग जो समता समानता की बात करते हैं, जो कहते हैं कि चाहो ऐसा राज में मिले सबन को अन्य, छोट बटे सब संग बसे बैरादास रहे पर सब, तो ये चाहते हैं। ये आंदोलन इस देश का आंदोलन रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक प्रयास करके बहुत खूबसूरती के साथ आपको संविधान रूपी हथियार दिया। आपको ही नहीं, भारत के प्रत्येक समाज के व्यक्ति को संविधान रूपी हथियार दिया। महिलाओं को दिया, पुरुषों को दिया, शूद्रों को दिया, शूद्रों को दिया, पिछड़ों को दिया, यहाँ की अगली जातियों को भी दिया। उस संविधान में उन्होंने एक अधिकार दिया, मत का अधिकार, वोट का अधिकार, जिसको हमने एक दारू की बोतल पर और इतने से मीट पर बेचने का काम कर दिया। हम समझ बैठे कि इस वोट की इतनी ही कीमत नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आज अन्याय अत्याचार हो रहा है, यहां माननीय भंते जी भी बैठे, वो भी जानते हैं कि आप चले जाएं सीतापुर की तरफ, कानपुर की तरफ, वहां पर बोध कथाएं जो होती है, वहां पर पूरे पूरे गांव के गांव हमला करते हैं जाकर के। बोध कथा क्यों हो रही है? पूरे गांव के गांव हमला करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि विष्णु तथागत बुद्ध विष्णु के 9वें या 10वें अवतार है। एक तरफ वो ही कहते हैं कि नहीं, बोध कथा नहीं होगी, यहां पर हमला किया जाए। एक तरफ संतों को शिरोमणि की उपाधि दी जाती है और एक तरफ हमारे आश्रम छीने जाते हैं। इसका कारण समझिए क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर वो सत्ता का हथियार देकर गए, वो जो वोट का अधिकार देकर के गए, सिर्फ हमें करना इतना था कि उस अधिकार को समझा करके अपनी सत्ता प्रदेश में जो स्थापित की, इस देश में स्थापित कर देनी। फिर किसी की हैसियत थी कोई हमारे आश्रम की तरफ देख ले, किसी की हैसियत थी
कोई बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरफ देख ले, किसी की हैसियत थी कि वो समाज की बेटियों के साथ, समाज के बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए कहानी सुनाता हूं, इतिहास में लेकर चलता हूं। जब यहां बौद्धों का राज था, जब मैत्री करुणा के भाव से देश चल रहा था, तो उस समय एक राजा हुए, राजा वैद्रथ, जिनको बौद्धों का आखिरी राजा कहा गया। ये बौद्धों के आखिरी राजा रहे। राजा वैद्रथ ने सिर्फ एक गलती की, एक पुष्पमित्र शुंग नाम के मनुवादी व्यवस्थित व्यक्ति को अपनी सेना में सेनापति बनाया। और ये मैं नहीं कहता, ये किताबों में वर्णित है, लिखा हुआ है, ये कैडर में पढ़ाया जाता है। पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा, ये गौर से सुनिएगा कि पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने बौद्धों की विरासत को खत्म किया। लगातार 10 सम्राट बौद्धों के रहे। इतना लंबा शासनकाल चंद दिनों में खत्म कर दिया और अपनी शासन व्यवस्था, मनु वाली शासन व्यवस्था, जो गैर बराबरी की शासन व्यवस्था थी, उसको स्थापित किया। उसके बाद समय समय पर आंदोलन चले, समय समय पर कोई ना कोई खड़ा होता रहा, और फिर पुनः बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को करुणा, मैत्री और बराबरी की व्यवस्था में तब्दील किया गया। करुणा मैत्री की व्यवस्था में तब्दील किया। उस व्यवस्था में सिर्फ एक ही फर्क था। वो फर्क क्या था कि मैं अगर आपको समझाऊं तो इस माइक के अगर मैं 4 हिस्से कर दूं, ऊपर का ब्राह्मण, नीचे का क्षत्रिय, बीच का वैश्य, लास्ट का शूद्र। बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, इस खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था में बदल दिया। गौर से समझिएगा, पड़ी व्यवस्था में बदल दिया। इसके फिर 4 पार्ट किए। यहाँ शिक्षक, यहाँ रक्षक, यहाँ पोषक और यहाँ सेवक, समझिए। लेकिन ये जो ये व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में जिस व्यक्ति का जन्म जहां हुआ वो वहीं रहा, जिसका जन्म यहां गया वो यहां रहा, और जिसका जन्म यहां हुआ वो यहीं रहा। लेकिन ये जो व्यवस्था थी, ये बौद्धों की जो व्यवस्था थी, इसमें जिस व्यक्ति ने कहीं भी जन्म लिया हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार अगर एक अध्यापक के घर जन्मा बच्चा लड़ने में महारत हासिल कर लेता है तो उसको क्षत्रिय उसमें भेज दिया जाता है कि भाई तुम क्षत्रिय हो। ये बौद्धों की व्यवस्था। अगर एक शूद्र का जन्मा हुआ बच्चा अच्छा शिक्षक पढ़ लिख कर उन्नति कर लेता है तो उसको शिक्षक की व्यवस्था में भेज दिया जाता है। यानी कि ये चारों व्यवस्थाएं परिवर्तनशील थी, एक दूसरे में आ जा सकती थी। बाबा साहब ने वो व्यवस्था पुनः लागू कर दी संविधान के रूप में। लेकिन हम सोए हुए लोग जो सदियों से सोते रहे, ना जाने कब जागेंगे, छोटे छोटे स्वार्थों पर लड़ते हैं, जरा जरा सी बात पर भिड़ते हैं। हमारा आंदोलन क्या है ये समझने का काम नहीं करते, हमें कहाँ जाना है ये समझने का काम नहीं करते, ना ये सोचने का काम करते हैं कि हमारे महापुरुषों ने ये इतना लंबा आंदोलन, कई हजार साल तक जो चलने वाला आंदोलन रहा, इसको अपने खून से क्यों सींचा। अगर आप महात्मा ज्योतिबा फुले का इतिहास देखेंगे, एक बड़े इंजीनियर थे, आज भी महाराष्ट्र में उनके बनाए हुए पुल खड़े हैं आज भी। लेकिन एक व्यवस्था ने, एक बात ने उनकी पूरी व्यवस्था बदल दी। एक अगली जाति के व्यक्ति के यहाँ शादी में गए हुए थे, शादी में जब गए थे तो वहां सिर्फ उनको, जब वो खाना खा रहे थे, पता लगता है कि ये तो शूद्र वर्ण से आता है, उसको फौरन वहां से उठाकर महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को बाहर भेज दिया जाता है। समझिए कि ये इतनी बड़ी व्यवस्था आज संविधान के रूप में दी गई है कई हजार साल के बाद। अगर ये इस बार छीनी, इस बार फिर पुष्पमित्र शुंग नाम का कोई आया और ये छीनी, एक बार आ चुका है, एक बार आ चुका है, हमारी सत्ता को बेदखल कर चुका है। सब जानते हैं कि हम पूर्ण बहुमत में रहे, फिर 19 पर आए, फिर 1 पर भी नहीं आए, फिर 0 पर रहे, ये तो सब जानते हैं। वो किसने खाई? वो वही पुष्पमित्र शुंग नाम की औलादें यहाँ पैदा हुई, उन्होंने वो खाई। मैं बता रहा था कि ये जो मत का अधिकार
बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं, संविधान रूपी हथियार देकर गए हैं, ये अगर एक बार छिड़ा तो इस बार ना जाने कितने हजार या लाख साल आंदोलन हमें करने पड़ेंगे, जब जाकर के ये समानता की व्यवस्था हमारे पास आए। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर साहब को पढ़िएगा, पढ़ने का कभी मौका मिले। जब उनका राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे तो पता लगेगा राजनीति किसको कहते हैं। यहां पर एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसने पूंजीवाद की राजनीति को चोट दी और गहरी चोट दी, जिनका नाम था साहब मान्यवर कांशीराम। जब वो आए उस समय पूंजीवाद उफान पर था, लगातार कांग्रेस जो है बड़ी मजबूती के साथ पूंजीवाद को बढ़ा रही थी और राजनीति की ओर अग्रसर हो रही थी। लेकिन जब वो खड़े हुए, उन्होंने देखा इस देश में बहुजन आंदोलन का सामाजिक समीकरण बनाया। बहुजन आंदोलन कौन? यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उनका एक सामाजिक समीकरण बनाया और उन लोगों को विधानसभा पार्लियामेंट में भेजा जो जूते काटा करते थे, जो खेतों में मजदूरी किया करते थे, उनको भी भेजने का काम किया। जनपद महोबा में आगमन हुआ है, आपके ऐसे आगमन में आपने जो अपने विचारों को भी रखा है, क्या मुद्दा था, किस लिए ये मीटिंग बुलाई गई है? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन, भीम आर्मी का जागरूकता अभियान लगातार चलता रहता है। समाज में क्या क्या चल रहा है, आज की राजनीति में क्या चल रहा है, किस प्रकार के मोड़ आ रहे हैं जाति धर्म के आधार पर, किस प्रकार की चीज़ों को स्थापित किया जा रहा है, वो लोगों को बताया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के प्रति समता समानता के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं हम पहले झेल चुके हैं उस व्यवस्था को ना झेलें। बड़े कड़े रुख में आपने बांदा के प्रशासन को कुछ कहा है, उसमें अपने भीम आर्मी के जो सदस्य हैं उनको भी जो है निर्देश दिए हैं, क्या है ये मामला? देखिए, संत कबीर भारत के अग्रणी संतों में आता है और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में उनके नाम को पूजा जाता है, लिया जाता है, उनकी वाणियों को सुना जाता है। मुझे जानकारी मिली है कि बांदा के अंदर बेसरा खैर एक क्षेत्र पड़ता है, देवरू तहसील में, वहाँ पर संत कबीर के आश्रम को, जो 60-70 साल पुराना आश्रम है, उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने वहाँ जबरदस्ती जाकर हनुमान जी की मूर्ति रख दी है। जबरदस्ती नींव खोदनी शुरू कर दी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना नीचे गिरोगे? इतनी सरकारी भूमि पड़ी हुई है, आप जहाँ मर्जी रखें, आप कबीर रैदास के आश्रमों में ऐसा करोगे? देखिए, जिस प्रकार से ये लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं कि हिंदू राष्ट्र, अब आप समझिए संत कबीर कौन है, रैदास कौन है, ये सब लोग हैं कौन? अगर इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया है तो आज के समय के, उस समय को छोड़िए, जो आज के समय के मूर्ख भक्त है, वो इस तुच्छ हरकत करने पर उतारू। यहाँ के प्रशासन को रोकना चाहिए। ये भारत में अमन व्यवस्था फैल रही है, ये गलत है। अगर ये लगातार इस तरीके से बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि जनता का आक्रोश बढ़ेगा, और अगर आक्रोश बढ़ेगा तो आंदोलन जन आंदोलन में बदलते में समय नहीं लगता है। विनय जी, पूरे वक्तव्य में आपने बीजेपी को और आरएसएस को निशाने पर लिया है, क्या मुख्य वजह है? देखिए, आज देश में राजा कौन है? जिस तरीके से देश के अंदर अभी तक भी लूटपाट चल रही है, लूटपाट का मतलब क्या है? कि आपने देखा होगा कानपुर की घटना, अब ये घटना और जल्दी नजदीक आने वाली, आगरा की घटना। लोगों के घर बने हुए हैं, सरकारी गैर सरकारी कैसे हैं वो एक अलग चीज है। 70-70 साल से 50-50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, 100-100 साल से। आज सरकार भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर उनके घरों को तोड़ रही है, तो रहने की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता उनको जगह दी जाए? लगातार सरकार कहते हैं गुंडों पर अंकुश लगा रहे हैं, उनकी पार्टी में गुंडे भरे पड़े हैं। ये जो बांदा भरे गुंडे का तो काम है, क्या है ये? जहाँ जाति धर्म की राजनीति शुरू हो जाए, जहाँ मनुष्य से ज़्यादा धर्म को अग्रणी रखा जाए, उस देश का उत्थान नहीं हो सकता। जो भक्त ये कहते हैं कि भारत माता की जय के नारे लगा करके चीखते हैं, जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, सही मायने में देशभक्त अगर कोई है, जो एक बाबू, जो सफाई कर्मचारी, जो पुलिस वाला सड़क पर खड़ा है, जो रिश्वत के नाम पर किसी से ₹1 नहीं ले रहा है, जो सिद्धांतिक तौर पर खड़ा है, वो असली देशभक्त। आपने पूरे वक्तव्य में कहीं ना कहीं
बीजेपी सरकार पर जो आपके समाज के महापुरुष थे उनको जो है दरकिनार करने की बात कही है, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, जहाँ पर आडंबर प्रभावी हो जाएगा वो लोग मनु की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, और हम मानव एक समान वाले लोग वो चंद लोगों को अमीर बना देना चाहते हैं। तो गोवलकर कहते हैं अपनी किताबों में कि अगर आपको अपनी राजसत्ता स्थापित करनी हो तो आप देश की 95% संपदा कुछ चंद लोगों के हाथ में दे दीजिए, आपकी सत्ता कभी नहीं जाएगी। नितिन जी, बीजेपी कह रही है कि यूपी से गुंडे जो है छोड़ गए, पूरा यूपी गुंडों ने छोड़ दिया है या तो मारे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या गुंडे जो है समाप्त हो चुके हैं? देखिए, बीजेपी जो है ना वो वॉशिंग मशीन है। आप देशद्रोही हो, आप गुंडे, आप रेपिस्ट, कुछ भी हो, आप बीजेपी में घुसिए, उधर से निकल जाइए, आप बिल्कुल क्लीन है। ठीक, बीजेपी से बाहर जो लोग हैं वो सब कोई नक्सली है, कोई आतंकवादी है, कोई कुछ है। दलितों पे क्या उत्पीड़न बंद हो गए? बीजेपी बोल रही है कि दलितों पे उत्पीड़न ये तो आप पत्रकार हैं, मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा आप बता सकते हैं कि उत्पीड़न की संख्या इतनी संख्याएं हैं कि हम पूरे दिन फोन करते करते और सुनते सुनते थक जाते हैं। इतने, जबकि हर जिले में कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, 50 से 60 फोन पलटे मुझे आता है दलित उत्पीड़न के। अब आप सोचिए, जिले के जिलाध्यक्ष भी है, तहसीलों के अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉकों के अध्यक्ष भी हैं, उन पर भी फोन जाते होंगे, तो आंकड़ा समझिए कहाँ होगा। अध्यक्ष जी, यूपी सरकार कह रही है कि इस समय जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो एकदम चुस्त दुरुस्त है, क्या कहेंगे? अभी कुछ हत्याएं हुई हैं, अगर यूपी की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है तो उन हत्याओं का कारण समझ में नहीं आ पा रहा क्या? अगर यूपी की सत्ता चुस्त दुरुस्त है तो उन हत्याओं के पीछे कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं? ये सोचने का विषय है भाई। उनके हिसाब से होगी, क्योंकि वो जिसका चाह रहे हैं मकान तोड़ दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं जेल भिजवा दे रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो उनके खिलाफ बोल रहा है उस पर फौरन कार्रवाई की जा रही है, तो उनके हिसाब से तो सही है, लेकिन यूपी की आम जनता के हिसाब से सही नहीं है। आप नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में भीम आर्मी का क्या रणनीति है? देखिए, भीम आर्मी सामाजिक संगठन, भीम आर्मी तो चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव। किसी से निकाय के साथ साथ 2024 के चुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी प्रतिभाग करने वाली है? बिल्कुल, यहाँ पर होने वाला कोई भी चुनाव आजाद समाज पार्टी नहीं छोड़ेगी, हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चुनाव लड़ेगी। आपका अगला सवाल ये होगा क्या आप गठबंधन करें? मेरा उस पर आंसर ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी पूरी कमेटी है, कमेटी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ ही हम लोग चलेंगे। बड़ा कश्मकश चला है सपा के साथ आपका विधानसभा चुनाव, बड़े आंसू भी उसमें दिखे हैं, क्या सपा से फिर से गठबंधन की कोई विचारधारा है आपको? देखिए, बिल्कुल, क्या क्यों नहीं हो सकती? देखिए, एक विचारधारा के लोग मिलकर ही एक अव्यवस्थित विचारधारा को खत्म कर सकते हैं। भाई, माननीय अखिलेश जी का भी तो महल को धो दिया गया था, गंगा जल से पवित्र किया गया था, शुद्ध किया गया था। क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पूरी कमेटी है, वो विचार करती है, जब वो विचार करती है तभी आगे स्टेप बढ़ता है। वो चाहे भाई चंद्रशेखर आजाद हो या एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, उस कमेटी के निर्णय पर ही सब लोग आधारित हैं। शुक्रिया। विनय रतन जी आज आला उदल की नगरी महोबा आए हुए हैं, सर किस प्रकार का आगमन है और आज किस प्रकार की सभा रखी गई है? देखिए, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, आज कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है, बहुत सारी बातें उनको बताई हैं, आगामी चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है, आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उस पर विशेष चर्चा हुई। सर आज आपने सरकार को लेकर भी कई तरह की बातें की हैं और आप सर जहां भी मीटिंग करते हैं तरह तरह की सरकार पर आरोप लगाते हैं, सर किस प्रकार के आरोप रहते हैं और सरकार पर ही सर क्यों आप आरोप लगा दिया जाता है? देखिए, दलितों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आपके जिले में भी घटना घटित हुई है कि एक बच्चे को पानी सिर्फ छूने पर उसको फिर मार पिटाई कर दी गई है, बॉडी से सिर में मारा गया है, सिर चोट लगी है, हॉस्पिटल में है, कल इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। इस सरकार के लोग कर रहे हैं गुंडगी। बांदा में एक जगह है, वो संत रविदास जी का, संत कबीर जी का आश्रम है, उस पर वो लोग हनुमान जी की मूर्ति रखते, उस पर वो कर रहे हैं तांडव, बजरंग दल से। सरकार के तो हैं ये, वो कौन लोग हैं? सरकार गुंडाई ना करे, सरकार जो है ना वो लेवल में रहे, ठीक है? नई लेवल में रहेगी तो भीम आर्मी के लोगों को सड़क पर आना होगा, फिर उनको याद कराया जाएगा। सर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई है और उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई है, सर कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा निर्णय आएगा जिससे लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि
अगर लोकतंत्र ही देश में नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहा। सर राहुल गांधी की बात अब अखिलेश जी भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे भी जेल भेजा जा सकता है। सर इतनी सर नेताओं में बौखलाहट सी हो गई है सर, कैसे देखते हैं? बीजेपी नेताओं को जेल भेजना शुरू करे, उसे पता नहीं है। भीम आर्मी के लोग यहाँ आए, एक से एक नेता खड़े करते हैं, 20-30 नेता मेरे साथ खड़े हैं। इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी में जो हमें छेड़ेगी। अगर हमारी आबादी के लोग बाहर खड़े हुए तो बीजेपी को चुटकी मार के ही मसल देना है, बीजेपी दिखेगी नहीं रहेगी। सर बीते दिनों प्रीतम सिंह लोधी को बीजेपी से निष्कासित किया गया था, आज फिर से वो बीजेपी में चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी घर वापसी हो गई है, लेकिन भीम आर्मी के द्वारा जब उनको साथ दिया गया था तो भीम आर्मी उनको उसे भाई मान रही थी प्रीतम सिंह लोधी को। आज सर बीजेपी सर पुनः वापसी हो गई। देखिए बैकवर्ड से मेरा कहना है, आर्टिकल 340 पढ़े, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें। मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट अभी लागू नहीं हुई है। हम जैसे लोग अगर सत्ता में आए, हमारी पार्टी के लोग सत्ता में आए तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करा दी जाएगी। और अगर बीजेपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करा सकती है तो बीजेपी के लोग उनके साथ, बैकवर्ड के लोग उनके साथ चल जाएं, वरना वो उनका घर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी तो बैकवर्ड को बढ़ा धोखा देगी है। प्रमोशन और आरक्षण की मांग उठा लीजिए, आप नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग आबादी के हिसाब से मांग लीजिए, नहीं देगी। आप देखिए हरियाणा में जाट आंदोलन होता है, बहुत सारे जाट मर जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन होता है, बहुत सारे मराठा मर जाते हैं, आरक्षण नहीं देती। सवर्णों को आरक्षण बिना लड़ाई लड़े देती है। तो उसकी जातीय मानसिकता बहुत मजबूत है, प्रभावी है। हमारे लोग वहाँ जाकर अपने आप को राजा महाराजा समझने लगते होंगे, लेकिन वो वहाँ जाकर सुधरे हैं, सुधरी रहे। सर मोदी जी की डिग्री के बारे में सर बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि मोदी जी आप डिग्री दिखाइए। आप सर कैसे देखते हैं डिग्री वाले मामले को? मोदी जी पर डिग्री हो तो दिखा देनी चाहिए सर, मेरे पास डिग्री है, मैं दिखा दूंगा आपको। अब नहीं तो हो जाना, वैसे तो बेचारे वो खुद कहते हैं भाई वो अनपढ़ है। मैंने उनके बहुत सारे वो सुने होते हैं, वो उसमें कहते हैं भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं। तो पढ़ा लिखा नहीं है तो डिग्री का सवाल ही नहीं होता, डिग्री का सवाल ही गलत है। उन्हें घोषणा कर दीजिए भाई मेरे पर डिग्री होती है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बात खत्म हो जाएगी। ये बिना वजह का विवाद चल रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। सर आप लोगों द्वारा कहा जाता है कि दलितों को और जो गरीब तबके के लोगों ने उन्हें जमीन दी जाए, लेकिन अब सर ऐसा एक बिल पास हुआ है जिसमें सर बिना डीएम की परमिशन के दलितों की जमीन खरीदी जा सकती है सर और द्वारा। देखिए शोषित वंचित किसान करे विचार, भाजपा को आत्मरोग की बात, सामंती व्यवस्था प्रभाव में है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और ज़्यादा गरीब करने का तरीका ढूंढ लिया है। ठीक है, अडानी अंबानी को सारी भूमि दे देना चाहते हैं। ये जो उनकी विचारधारा है, इनके महापुरुष जो रहे हैं गोवलकर सावरकर, उनका यही कहना था कि सारी संपत्ति जो है ना चंद लोगों के हाथ में, तो सत्ता नहीं जाएगी। हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, और ये जो कर रहे हैं आज समाज को इतना जागरूक करेंगे कि अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, और जो भी कुछ खोया है उसको पुनः वापस करेंगे। सर बीजेपी और सर तमाम दलों को द जनता नेटवर्क के माध्यम से महोबा की आला उधर की जो भी भूमि है महोबा, यहाँ सर किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे लोगों पर अन्याय ना करें, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की बात करते हैं। ऐसा ना हो कि जूता हाथ में आ जाए, गलत हो जाएगा। ये वही लोग हैं जो भरी दोपहर में गेहूँ काटते हैं, भरी सर्दी में गेहूँ में पानी देते हैं, बीज काटते हैं। तो इनके हाथों में बहुत ताकत है, हाथों में बहुत ताकत है, और ये कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। संविधान की लड़ाई भी, तलवार की लड़ाई। सर आप लोगों द्वारा कहा जाता है कि अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे सर किस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई तो शिक्षा की लड़ाई है। आज एजुकेटेड होकर के यहाँ की राजनीतिक सत्ता पर काबिज होंगे, आम जनमानस के लिए नए नए योजना बनाएंगे, ठीक, सबको राजनीति करने का मौका देंगे। ये लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी तौर पर रखा है। कैमरा पर्सन जीवन कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार, द जनता नेटवर्क महोबा।